हेलो दोस्तों, मैं हूं सचान सर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे जो कि कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट, वर्क और एनर्जी। वर्क मतलब काम या ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? वर्क और काम की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? आप लोगों ने क्या पढ़ा है? एक दिया है न्यूटन मीटर, वाट, जूल, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड या पास्कल पर सेकेंड। एस पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। पावर क्वेश्चन आते हैं वाट से, जैसे बोलते हैं बल्ब है कितना पावर का है या कितने वाट का है। वाट क्या है? उसकी यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट। कंकरेंट फोर्स क्या होते हैं? वो सारे फोर्स जो एक ही पॉइंट से होकर जाएं। क्या होते हैं? जो सारे फोर्स जो एक ही पॉइंट से होकर गुजरें कॉन्करेंट फोर्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक पॉइंट से जो होकर जाएं। अगला देखते हैं। फोर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बॉडी लाइज इन। फोर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर। कोप्लेनर जो एक ही प्लेन में हो। व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बॉडी लाइज इन वन प्लेन। आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? आंसर इसका बी होगा, वन प्लेन। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी में, एक फोर्स जो किसी बॉडी में एक्ट कर रहा है वो कैसा हो सकता है? इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस, बैलेंस इंटरनल स्ट्रेस हो सकता है, बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ये भी हो सकता है, रिटार्ड इट्स मोशन, मोशन भी शुरू कर सकता है, चेंज इट्स मोशन, मोशन को चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ई। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या बताया था आपको हमने? पहला कह रहा है इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगला है इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड in direction and magnitude by the sides of a polygon then the force are in equilibrium. If a polygon representing forces acting at a point is closed then forces are in equilibrium. अगला कह रहा है if any number of forces acting a point can be represented in direction and magnitude by the sides of a polygon taken इन ऑर्डर देन द फोर्स आर इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखो जरा, इसका आंसर है डी। इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर देन द फोर्स आर इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है यहाँ पर? इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, कई सारे फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के द्वारा उसकी साइड से। किसकी? ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, जो पॉलीगॉन के ऑर्डर, उसकी जो पॉलीगॉन बनेगा वो उसका जो ऑर्डर रहेगा उसके थ्रू। जैसे कोई लाइन हम खींचते हैं, एक लाइन खींचे, उसके आगे फिर अगली लाइन खींचेंगे, फिर उसके आगे अगली लाइन खींचेंगे, ओके, देन द फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। तब वो फोर्स कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम होंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इफेक्ट ऑफ, अगला क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड अपॉन, फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी में कैसे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से, पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ एबव। मैग्नीट्यूड से भी करता है, कितना उसकी वैल्यू है, डायरेक्शन उसकी दिशा क्या है, पोजीशन, लाइन ऑफ एक्शन उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इन तीनों से। तो ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर डी हो जाएगा। If a number of forces act simultaneously on a particle, it is possible. If a number of forces act simultaneously on a particle, it is possible. क्या संभव है?
not a replace them not a replace them by a single force, to replace them by a single force, to replace them by a single force through center of gravity, to replace them by a couple, to replace them by a couple of force. देखो ध्यान से कह रहा है इफ a number of forces act simultaneously, कई सारे फोर्स सिमल्टेनियसली काम कर रहे हैं ऑन ए पार्टिकल, इट इज़ पॉसिबल, क्या है पॉसिबल है, नॉट अ रिप्लेस बाई देम बाई ए सिंगल फोर्स, एक फोर्स के द्वारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, ये तो गलत हुआ। टू रिप्लेस बाई रिप्लेस देम बाई ए सिंगल फोर्स, अगला कह रहा है टू रिप्लेस बाई अ सिंगल फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाए, ये तो गलत हो गया। टू रिप्लेस देम बाई ए कपल, ये भी गलत हो गया। टू रिप्लेस देम बाई ए कपल एंड अ फोर्स, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन, एक सिंगल फोर्स से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमने पढ़ाया था, जो रिजल्टेंट फोर्स था वहाँ पे आपको बताया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला कह रहा है अ फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड, एक फोर्स कम्प्लीट डिफाइन होगा व्हेन वी स्पेसिफाई, जब वो किससे स्पेसिफाई होगा, मैग्नीट्यूड, हाँ, डायरेक्शन सही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ लग रहा है, ऑल ऑफ एफ, इसका आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, किस पॉइंट पे लग रहा है, ये भी हम देखते हैं। कह रहा इफ टू इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एट एन एंगल 9 डिग्री, देयर रिजल्टेंट विल बी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट है पी साइन 9/2, इसको आप निकाल लीजिएगा, आपको इसका इक्वेशन हमने बताया था। कैसे निकालोगे, चलो उसको बता देता हूँ। टू इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी, दो फोर्स हैं, एक ये फोर्स हो गया पी इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका भी पी है, और एक 9 डिग्री के एंगल पे, ये मान लेते हैं 9 डिग्री एंगल है, इसका भी कितना है, पी है। तो इसके लिए आपको फार्मूला आपको हमने बताया था पैरेललोग्राम थ्योरम से, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ये होता है आर। तो आर बराबर फार्मूला क्या बताया था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये इस तरीके से हमने इक्वेशन बताया था। तो उसको आप यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, द algebraic sum of the resolved parts of a number of forces in a given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. This is as per the principle of, कह रहा है the algebraic sum of the resolved parts of a number of forces in given direction is equal to the resolved parts of their resultant in the same direction. This is as per the principle of, किसके प्रिंसिपल से निकलेगा, पहला कह रहा है फोर्स, दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, डिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, बैलेंस ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो बैलेंसिंग, बैलेंस ऑफ फोर्स, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, उसके बैलेंसिंग के थ्रू हम निकाल लेंगे इसका आंसर। सॉरी, इसका हो जाएगा, क्या कह रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन में है। दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेस, कैसे होगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, आंसर इसका ई हो जाएगा। अगला कह रहा है द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 9 इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वही जो अभी ऊपर बताया था फार्मूला, उसी द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स फोर्सेस गिवन इज इन द गिवन डायरेक्शन, द सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्सेस इन द गिवन डायरेक्शन। अगला है द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाइड by the cosine of 9, the sum of the forces multiplied by the sine of 9, the sum of the forces multiplied by the tangent of, नहीं, क्या कह रहा है, अलजेब्रिक सम, ठीक है, इसको याद रखना, अलजेब्रिक सम उसी फार्मूला जो पहले बताया था, जो पैरेललोग्राम थ्योरम का फार्मूला है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्सेज इन द गिवन डायरेक्शन, आंसर इसका ए हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव, कौन नहीं रखता है आइडेंटिकल डायमेंशन, मोमेंटम एंड इम्पल्स, टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क एंड वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी,
मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं होती हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की और एंगुलर मोमेंटम की, बाकी सबकी होती हैं। आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट कौन नहीं है? एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, माइक्रॉन, मिलीमीटर, माइलस्टोन। कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? माइलस्टोन। Which of the following is not the unit of distance? E, ठीक है, माइलस्टोन। एंगस्ट्रॉम होगा, लाइट ईयर होगा, माइक्रॉन होगा, मिलीमीटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट कौन नहीं है? किलोवाट है, हॉर्स पावर है, किलो कैलोरी पर सेकेंड होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेकंड ये नहीं होती है। आंसर इसका ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड हीट, कौन नहीं है? वर्क, एनर्जी एंड हीट, ये तीनों ही एक प्रकार की एनर्जी हैं। कौन नहीं है यूनिट? किलो कैलोरी, किलोग्राम मीटर, किलो वाट आवर, HP, हॉर्स पावर हावर। आपने कहीं नहीं देखा होगा हॉर्स पावर हावर लिखा है, ठीक है, तो इसका आंसर हॉर्स पावर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड हीट, तो इसका किलो हो जाएगा हॉर्स पावर, HP हावर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें कुछ अलग लग रहा है, इसका आंसर मुझे ई लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर यूनिट कौन नहीं है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ATA, एटमॉस्फियर, mm ऑफ WCL, न्यूटन। तो न्यूटन जो होती है फोर्स की यूनिट होती है, तो प्रेशर यूनिट नहीं होगी। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू, बॉडी का वेट क्यों होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ, फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी इन एटमॉस्फियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, क्यों होता है? द वेट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट टुवर्ड, जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस फोर्स से खींचती है उसी को क्या कहते हैं हम? गुरुत्वीय बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो उसी से क्या होता है, हमको वेट पता चलता है, क्योंकि W बराबर होता है mg, m है हमारा मास और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा E। अगला है द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन प्लेन आर कॉल्ड। एक पॉइंट से गुजर रहे हैं तो कॉन्करेंट होंगे, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई, एक प्लेन पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। क्या कह रहा है? कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू ए लॉक, जब हम चाबी को एक लॉक में घुमाते हैं, फॉलोइंग इज अप्लाइड, क्या अप्लाई होता है? कोप्लेनर फोर्स, नॉन कोप्लेनर फोर्स, लीवर, मोमेंट, कपल। तो क्या लगता है यहाँ पर? कपल। हम अपनी दो उंगलियों का यूज़ करते हैं ना, तो एक दूसरी दिशा में घुमाती है, दूसरी दिशा, दो फोर्स लगाते हैं तभी तो खुलता है ताला, तो वहाँ यूज होता है कपल। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन नहीं है स्केलर? एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटी नहीं है। टाइम है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये स्केलर है। स्केल पे इनको माप सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को भाई टाइम हम घड़ी पे माप सकते हैं, मास को हम देख सकते हैं, वॉल्यूम को भी माप सकते हैं, डेंसिटी को भी, एक्सेलरेशन को हमको निकालना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अपॉन ए बॉडी इज, अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अपॉन ए बॉडी इज, क्या होगा? मैक्सिमम व्हेन इट एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, मैक्सिमम एट
व्हेन इट एक्ट्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, ये तो गलत है। डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ये भी गलत है। द सेम एट एवरी पॉइंट इज इन लाइन ऑफ एक्शन, द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला सही है। क्या होता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, होता क्या है, मान लेते हैं ये किसी वस्तु कोई फोर्स है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। इस फोर्स को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पर लग रहा है, इसको यहाँ पर भी लग रहा है, तो सेम होगा, ये फोर्स सेम होगा कहाँ, इस लाइन ऑफ एक्शन पर किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लें, हर जगह सेम होगा। तो ये है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का लॉ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। विच आर द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, एनर्जी, मास, मोमेंटम, एंगल, स्पीड, क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। तब मैं इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। अगला दे रहे नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ फोर्स हैं एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में कब होंगे, देयर टोटल सम इज 0। हाँ, टू रिजॉल्व पार्ट इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल एंड इक्वल, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ 0, ऑल ऑफ देम आर इंक्लाइंड इक्वली। क्या होगा, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ 0। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ 0। जबकि लग रहा है देयर टोटल सम, अगर उसका सम 0 हो जाएगा तो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर उसका हो जाएगा सी नंबर। टू नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो नॉन कोलिनियर एक लाइन पे नहीं हैं, पैरेलल हैं, इक्वल फोर्स में बराबर, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो बैलेंस ईच अदर, कॉन्स्टिट्यूट अ मोमेंट, कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, कॉन्स्टिट्यूट अ मोमेंट ऑफ कपल, कॉन्स्टिट्यूट ए रिजल्टेंट कपल। तो क्या होगा, दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे चाबी को हम घुमा रहे हैं ना, तो पैरेलल फोर्स लगेंगे, एक दूसरे के डायरेक्शन के विपरीत लगेंगे, तो वहाँ पर एक कपल जनरेट करेंगे, और उस कपल जब आप लगा रहे हो तो वहाँ पर एक मोमेंट भी जनरेट होता है, तो मोमेंट अब क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इफ अ सिस्टम, बी नंबर देखो, इफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज देयर प्लेन इज 0। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट, ये सब क्या है, ए को छोड़ के बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। हमारा ए वेट जो है, भार है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। 30 क्वेश्चन आपके मैंने आज करवा दिए हैं, और अगले 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन हैं, हम 30 करके इनको करा देंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।